नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज है 21 जुलाई और मंडे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखिए यहाँ पर आपको पिछले 2 दिन के करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जो संडे का गैप होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा, तो उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ आपको 2 मिनट क्विक रिविजन के तहत जो पिछला हमने क्लास कराया था उसका भी रिविजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उससे पहले आप अगर गौरव ज्ञान एकेडमी पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहलगाम हमले में शामिल द रेजिस्टेंस फ्रंट को किस देश ने विदेशी आतंकवादी संगठन व विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ऐसा प्रस्ताव ला करके TRF को, द रेजिस्टेंट फ्रंट, इस संगठन को आतंकवादी संगठन के लिस्ट में घोषित किया है। और देखिए जो वहाँ के विदेश मंत्री है मार्को रूबियो के द्वारा, विदेश मंत्री मार्को रूबियो की द्वारा ये सूचना दी गई, ठीक है। और देखिए अब भारत ने इसका स्वागत किया है, भारत सरकार के द्वारा इस पहल का स्वागत किया गया। इसके साथ ही साथ अब भारत का लक्ष्य है कि संयुक्त राष्ट्र में भी ऐसा प्रस्ताव लाया जाए और आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। इस संगठन को, इस आतंकवादी संगठन को वैश्विक तौर पर आतंकवादी संगठन का दर्जा मिलना चाहिए। अब भारत की कोशिश संयुक्त राष्ट्र में ऐसी होगी। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहले भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तो ज्ञानवीरों, ये मेजबानी बिहार राज्य के द्वारा की जा रही है, ठीक है, बिहार राज्य सरकार के द्वारा। देखिए ये जो भारतीय ओपन एथलेटिक मीट ये जो हो रहा है, ये हो रहा है पाटलिपुत्र में, ठीक है ना, पाटलिपुत्र में, जो कि पटना में है, पाटलिपुत्र जो कि पटना में ही है, ठीक है। यहाँ पर 400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है यहाँ पर। और देखिए ये बिहार राज्य सरकार के, ठीक है ना, बिहार राज्य सरकार के खेल प्राधिकरण के माध्यम के सहयोग से, खेल प्राधिकरण के सहयोग से और AFI यानी कि भारतीय खेल महासंघ, दोनों के सहयोग से यहाँ पर ये खेल आयोजित किया गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन नामक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो देखिए ये उद्घाटन किया गया है नोएडा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये उद्घाटन किया गया है। और देखिए इस आंदोलन का जो उद्देश्य है वो भारतीयों के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार वैश्विक नागरिकता को महत्व देना, इसलिए इस वजह से ये आंदोलन किया गया है, ये सम्मेलन किया गया है। और देखिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है, पीयूष गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और जो लक्ष्य है वो किशोरों को ये बोला गया कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य रखिए, जिसमें 3 चीजें बताई गई और उसमें से एक लक्ष्य आपको अपनाना है। जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम, जो प्रधानमंत्री मोदी का अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, पर्यावरण दिवस से हमने देखा, एक पेड़ माँ के नाम के अलावा एक व्यक्ति को आप, भूखे जो व्यक्ति है उसको भोजन कराइए, या फिर एक बच्चे को आप शिक्षित करिए, स्वयं पढ़ाइए, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जिसमें से एक टारगेट करना है, तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विकसित पहला मलेरिया रोधी टीका किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के द्वारा ये टीका तैयार किया जा रहा है ज्ञानवीरों। और देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए ये जो टीका है ये उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में भुवनेश्वर के क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थान के सहयोग से, ठीक है ना, क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थान के सहयोग से ये टीका तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आप देखिए इसमें जो मलेरिया होता है, मलेरिया वो प्लाज्मोडियम, देखिए मलेरिया किस वजह से होता है, देखिए आप, मलेरिया प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, ठीक है, फॉल्सीपेरम, ठीक है, इसकी वजह से मलेरिया रोग होता है। तो इसके लिए, और देखिए जो इसमें, देखिए जो टीका बनाया गया है उसका नाम आपको याद होना चाहिए। तो देखिए एड फॉल्सी,
ठीक है। एडफॉल्सी वैक्स, ये टीके का नाम है जो टीका बनाया गया है, और ये बहुत ही सुरक्षित बैक्टीरिया के माध्यम से इस टीके को बनाया गया है, तो उसका भी आप नाम देख लीजिए, लैक्टोकोकस, लैक्टोकोकस लैक्टिक्स, ठीक है ना, लैक्टोकोकस लैक्टिक्स। ये बैक्टीरिया के माध्यम से इस टीके को बनाया गया है। ये जो बैक्टीरिया है, जो आपने सुना होगा दही जमाने के लिए जो बैक्टीरिया का प्रयोग की होता है, उसी के लिए लैक्टोकोकस लैक्टिस, उसी के माध्यम से बहुत सुरक्षित तरीके से ये बनाया जा रहा है। और देखिए इसमें ICMR और भुवनेश्वर का इनके सहयोग से बनाया जा रहा है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा की गई? देखिए ज्ञानवीरों, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, ठीक है, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो ज्ञानवीरों, ये आयोजित किया जा रहा है वाराणसी में, ठीक है ना, वाराणसी में आयोजन किया जा रहा है। और देखिए 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी कि 2022 में, ठीक है ना, 2022 में प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले से पंच प्राण की अवधारणा स्पष्ट की गई थी। उसी में से एक है नशा मुक्त दिवस, ये मनाया गया है। देखिए यहाँ पर युवा और खेल मंत्रालय के मनसुख मांडविया ने यहाँ पर भाग लिया है, इन चीज़ों का उद्घाटन किया है, जिसकी वजह से ये प्रमुख है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाराणसी में हुआ है और इसकी ये थीम है विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना। यहाँ पर एक चीज़ ये भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि कई बार मंत्रालय का नाम भी पूछा जाता है। तो युवा एवं खेल मंत्रालय, ठीक है, इस मंत्रालय के द्वारा ये शुभारंभ किया गया, ठीक है, द्वारा शुभारंभ, तो आपको ये ध्यान रखना है, शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हाँ, अब थोड़ा सा हम देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अभी सम्मेलन हुआ है वो हुआ है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया गया और देश भर में इसके देश भर में जितने भी राज्य हैं उसके सभी सदस्य आकर पे यहाँ पर भाग लेंगे, जो भी वैलिड हैं और जो भी लोगों को समस्याएं उत्पन्न हुई है, जिन्हें न्याय नहीं मिल सका है, तो वो अपनी बातों को NHRC के सामने रखते हैं। तो अब आ जाइए हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है। देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसको देश का प्रहरी माना जाता है, यानी कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करने वाला। भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, इसके अलावा जो न्यायालय के द्वारा भी अधिकार दिए जाते हैं, जो न्यायालय द्वारा कानून लागू किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, संसद के द्वारा देखिए जो कानून पास किए जाते हैं, अगर उसका उल्लंघन होता है, न्यायालय उस मामले में हस्तक्षेप करती, किसी भी तरीके से जो लोगों को अधिकार दिए जाते हैं, तो अगर उस पर कोई उल्लंघन होता है तो मानवाधिकार आयोग उस पर हस्तक्षेप करता है। कई बार स्वयं संज्ञान के माध्यम से भी मानवाधिकार आयोग अपने काम करता है, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, न्यूज़पेपर आप लोग जरूर पढ़ते होंगे ज्ञानवीरों। तो ये मानवाधिकार आयोग का काम है। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के माध्यम से हुई थी, एक एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। और आ जाइए आगे देखते हैं, इसकी स्थापना 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, एक एक्ट के माध्यम से 1993 में 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। अब इसकी संरचना देख लीजिए। आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 मानद सदस्य या डीम्ड मेंबर भी होते हैं, ठीक है। देखिए समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद में दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होते हैं। तो आपको ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये जरूर याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। देखिए जो इसके अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, अब इसमें देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, 3 वर्ष की अवधि मतलब उनका कार्यकाल 3 वर्ष है, ठीक है। अगर उनकी एज 3 वर्ष से पहले 70 वर्ष हो जाती है, ठीक है, तो वो रिटायर हो जाएंगे। उसमें फिर ये नहीं देखा जाएगा कि 3 वर्ष, तो यहाँ पर यही है 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए, ठीक है, वो जो है उस आधार पर रिटायरमेंट हो जाती है। तो इतना चीज़ें हैं। और देखिए चलिए अब आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है या नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है आर दोराईस्वामी। आर दोराईस्वामी को एमडी और सीईओ बनाया गया है। और देखिए इसके साथ ही साथ जो इनका कार्यकाल होगा वो 3 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल है, 3 वर्ष के लिए, जो कि 16 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 16 जुलाई से स्टार्ट 2025 से लेकर 2028 तक होगा, ठीक है ना, अगस्त 2028 तक होगा, पारित होगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये ज्ञानवीरों 15 जून। और अब आप देखिए इसके साथ ही साथ संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, संसद के द्वारा 19 जून 1956 को अधिनियम पारित किया गया, भारतीय जीवन बीमा अधिनियम, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित हुआ, जो कि 1 सितंबर 1956 से ये संरचना आ गई, ये संगठन सामने आया जिसे भारतीय जीवन बीमा के निगम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए। ये संसद के द्वारा पास 1 सितंबर 1956 के रूप में सामने आया था और इस समय आर दोराईस्वामी इसके सीईओ बनाए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसने जीता? ठीक है, खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर राइट आंसर है इंदौर। देखिए ये काफ़ी कंफ्यूज हो रहा होगा आपको क्वेश्चन में, देखिए कभी भोपाल आ जाता है, कभी कभी अहमदाबाद आ जाता है, कभी इंदौर आ जाता है, कभी कोई शहर आ जाता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अब आपको बता रही हूँ, स्वच्छता सर्वेक्षण जो इस बार आया उसमें पहली बार ये कैटेगरी लॉन्च की गई, ये कैटेगरी लॉन्च की गई सुपर स्वच्छ लीग, ये कैटेगरी लॉन्च की गई जिसमें कि इंदौर को फर्स्ट पोजीशन मिला है, इंदौर को फर्स्ट पोजीशन मिला है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम अहमदाबाद की बात करें, और ये भी देखिए 10 लाख प्लस शहरों के लिए है, ये भी 10 लाख प्लस शहरों के लिए है, और अहमदाबाद भी 10 लाख प्लस शहरों के लिए है, ठीक है, प्लस शहरों के लिए ही है। लेकिन ये सुपर स्वच्छ लीग में नहीं है, ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, जबकि जहां पर आंसर इंदौर होगा तो वहां पे सुपर स्वच्छ लीग पूछा जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए इसमें सेकंड पोजीशन देखते हैं, सेकंड और थर्ड पोजीशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया सूरत और तीसरा हो गया नवी मुंबई, ठीक है, तीसरा हो गया नवी मुंबई। तो अपने ये तीनों ही शहर अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए चुने गए हैं, ठीक है ना, असाधारण प्रदर्शन के लिए चुने गए हैं ये तीनों ही शहर। एक चीज़ और देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि अहमदाबाद तो हो गया आपका 3 से 10 लाख वाले में, नोएडा मैंने बताया है, पहले की क्लासेस में बताया है। और देखिए महाकुंभ को भी अवार्ड दिया गया है, महाकुंभ को भी अवार्ड दिया गया है, ठीक है, कचरा प्रबंधन के लिए, ठीक है, कचरा प्रबंधन के लिए अवार्ड मिला है, स्पेशल अवार्ड है ये उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रयागराज के जो स्थानीय अधिकारी थे उनको ये अवार्ड, और नगर निगम को, इन तीनों को मिला करके ये अवार्ड मिला है कचरा प्रबंधन के लिए, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन आप सभी को पता है 2025 में किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आ जाइए और देखिए बिहार, हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, बिहार राज्य के 100 से अधिक शहरों को ओडीएफ प्लस का सर्टिफिकेट भी मिला है। बिहार राज्य के 100 से अधिक शहरों को ओडीएफ प्लस का सर्टिफिकेट मिला है। तो इतनी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य महिला आरोग्य कक्ष के उद्घाटन का है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को सशक्त बनाना। इसका उद्देश्य, पहले देखिए इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो इसका उद्घाटन हुआ नई दिल्ली के शास्त्री भवन में, ठीक है, नई दिल्ली के शास्त्री भवन में इसका उद्घाटन ज्ञानवीरों किया गया। इसके साथ ही साथ आप देखिए जो इसका उद्घाटन कब किया गया, तो 18 जुलाई को, ठीक है, 18 जुलाई को इसका उद्घाटन किया गया। देखिए एक ऐसे स्पेस की स्थापना, या एक ऐसे जैसे पुराने पड़े गैराज थे उन्हें वो बंद पड़ा हुआ था, उसको
बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाओं का स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। विकसित भारत 2047 को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में इसे बताया गया, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे व्यायाम की यानी कि जिम की भी सुविधा होगी। महिलाएं यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के लिए जिम और फिटनेस के लिए जिम कर सकेंगी। इसके साथ ही साथ एक अलग कक्ष भी दिया गया है, जिसमें महिलाएं अगर उनके बच्चे हैं और एकांत में उन्हें फीडिंग करानी है तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के लिए यहाँ पर सोच करके बनाई जा रही हैं, और ये पूरे देश में पूरे देश में ऐसे भवन की स्थापना करने का उद्देश्य रखा गया है। तो देखिए कहाँ तक सफल हो पाता है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ज्ञानवीरों ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। देखिए अगर आपको पता होगा अपोलो मिशन, आपको याद होगा अपोलो मिशन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना। अपोलो मिशन वो भी 20 जुलाई 1969 में गया था। वहाँ पर आपको पता होगा, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, है ना। 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें जो डायरेक्टर हैं कॉलेज के वो बोलते हैं, आपको फर्स्ट नाम सभी को पता होगा जिसने चंद्रमा पर पहला कदम रखा, तो उनका नाम आपको बिल्कुल पता होगा। उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको नाम जरूर याद होगा। और उसमें कहते हैं सेकंड को कौन याद रखता है? तो ज्ञानवीरों आप याद रखिए एल्ड्रिन, ठीक है, एल्ड्रिन। तो ये 2 लोग थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। 20 जुलाई ये नाम आपको ध्यान रखना है। 1969 सॉरी, अपोलो मिशन, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए हाँ, देखिए यहाँ पर एक फैक्ट छूट गया। ये जो स्थापना की गई ये विधि और न्याय मंत्रालय, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विधि और न्याय मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना की गई, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के माध्यम से इसकी उद्घाटन किया गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? ज्ञानवीरों ये स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही यहाँ पर एक जंगली बिल्ली, देखिए हाल फिलहाल में ही यहाँ पर एक जंगली बिल्ली देखी गई है। जंगली बिल्ली देखी गई जो भारत में 20 वर्षों के बाद देखी गई है, ठीक है ना। 20 वर्षों के बाद देखी गई है, और इसका नाम है, इसको बोलते हैं कैराकल, ठीक है। इस जंगली बिल्ली का नाम है कैराकल। ज्ञानवीरों ये ध्यान रखना है आपको। और देखिए ये जो क्षेत्र है ये चीतों के लिए जाना जाता है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य ये चीतों के लिए जाना जाता है। यहीं से अफ्रीका से चीते लाए गए थे 2022 में, तो इस वजह से ये फेमस हुआ था गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रेजेंट टाइम में इस न्यूज़ की वजह से ये सामने आया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये मध्य प्रदेश में है। अगर आप MP का मैप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम की तरफ राजस्थान की सीमा से लगता हुआ ये मैप है। और देखिए चंबल नदी इसे 2 भागों में विभक्त करती है, ठीक है ना, 2 भागों में विभक्त करती है। कई बार अभ्यारण्य में नदियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी नदी यहाँ से बहती है, तो चंबल नदी यहाँ से बहती है, राजस्थान की सीमा से लगता है। इसी के ऊपर अगर हम देखा जाए तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है उत्तर में, तो इसी के ऊपर अगर आप मैप देखेंगे तो आप आराम से स्पष्ट रूप से देख लेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के उत्तरी सुलावेसी प्रांत के तालिसे द्वीप में पानी पर चलने वाले एक जहाज में आग लगी जिसमें करीब 280 यात्री सवार थे? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर राइट आंसर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखिए, होलोंग पार गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? ठीक है ना, भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है ज्ञानवीरों? तो ये असम में स्थित है। देखिए ये न्यूज में इस वजह से आया है क्योंकि जो भारतीय वन्य जीव समिति है, भारतीय वन्य जीव समिति के द्वारा यहाँ पर गैस और तेल के खोज के लिए अनुमति दे दी गई है। इसकी वजह से ये अभ्यारण्य का नाम आया है। देखिए होलोंग पार गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ पर है। इसके साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर गिब्बन प्रजाति है वो केवल इसी अभ्यारण्य में पाई जाती है। गिब्बन प्रजाति, आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसके साथ ही साथ देखिए एकमात्र रात्रिचर पूर्वोत्तर भारत का बंगाल स्लो लोरिस भी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इतनी चीजें हैं होलोंग पार गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये गिब्बन, हुलाक गिब्बन, ठीक है, प्रजाति यहीं पर पाई जाती है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं,
ईश्वरपुर महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले के इस्लामपुर शहर का नाम अब ईश्वरपुर कर दिया है। तो आज के महत्वपूर्ण तथ्य में इतना ही। तो ज्ञानवीरों, आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। चलिए 2 मिनट क्विक रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। आ जाइए। चलिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट, हाल ही में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन नियुक्त की गई है? तो यूलिया स्विराडिंको। नेक्स्ट, ब्रिटेन में हाल ही में किए गए निर्णय के अनुसार अब कितने वर्ष की आयु में नागरिकों को मतदान करने का अधिकार होगा? तो 18 से 16 वर्ष किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला ड्यूअल स्ट्रैंड ड्रोन जिसे हाल ही में विकसित किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? तो रामा कवच। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी हुरून अंडर 30 सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे जिन्होंने देश में 10 मिनट डिलीवरी कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया? तो जेप्टो के सह संस्थापक केवल रेबोरा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अदिति योजना की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? तो ज्ञानवीरों, ये शुरुआत की गई ऊर्जा कौशल प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायता। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में बताया गया है, तो आपने उस दिन ये क्लास में देखा होगा। हाल ही में नेट जीरो बैंकिंग अलायंस के से बाहर निकलने वाला पहला ब्रिटिश बैंक कौन बना है? तो HSBC। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना हाल ही में किस देश के साथ सिम्बेक्स नामक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रही है? तो राइट आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में साइबर अपराध, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला देते हुए निम्नलिखित में से कौन सा देश में सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को बैन किया गया है? तो राइट आंसर नेपाल। किस देश ने अपना पहला पूर्णतः सरकारी वित्त पोषित संचार उपग्रह ड्रोन-1 उपग्रह प्रक्षेपित किया है? राइट आंसर है इजराइल। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स केन्या और केनेडी ओडेडे कनाडा। जो ये दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को मनाया जाता है और 2010 से इसकी स्टार्टिंग की गई थी। तो इतना चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ज्ञानवीरों, आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। फिर कल आपके सामने उपस्थित होती हूँ कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।